नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आज कवर स्टोरी में सबसे पहले आपको दिखाएंगे आतंक की पाठशाला कही जा रही वो अल फलाह यूनिवर्सिटी पर क्या जांच एजेंसियों का ताला लगने वाला है। आतंक की पाठशाला लगेगा अल फलाह पर बड़ा सा ताला। कवर स्टोरी नंबर 1 बड़ा खुलासा। कवर स्टोरी नंबर 2 देश में 272 बुद्धिजीवियों ने राहुल गांधी के खिलाफ क्यों चिट्ठी लिख दी, क्यों कहा कि लोकतंत्र से असल खतरा दरअसल इन्हीं लोगों से है। कहा कि लोकतंत्र पर हमला अब बंदूक के बल पर नहीं बल्कि जहर भरी भाषा से हो रहा है। तो क्या राहुल की भाषा जहर वाली परिभाषा, इसकी भी बात। कवर स्टोरी नंबर 3 दिल्ली क्या जहरीली गैस वाला चैंबर पंजाब की पराली की वजह से बन रही है क्या, और आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कह रही है, इसकी भी बात। और सबसे जरूरी खबर कवर स्टोरी नंबर 4 वोट चोरी का मुद्दा उठाते उठाते राहुल गांधी जी की नाक के नीचे क्या कांग्रेस में ही वोट चोरी हो गई। बात शशि थरूर की करेंगे, लेकिन इस बीच मुझे एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की बात, जान से मारने की बात फिर से की गई है, फिर से उनकी मृत्यु कामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांग्लादेश और तमिलनाडु के दौरे पर थे। आज उनके तमिलनाडु पहुंचने से पहले ही डीएमके नेता जयपालन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। जयपालन डीएमके के नेता, उन्होंने कहा कि मोदी आपके वोट छीनने की कोशिश कर रहा है। वो दूसरे नरकासुर है जिस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, और उनकी हत्या से ही तमिलनाडु के लोगों का भला हो सकता है। जयपालन के इसी बयान को लेकर, ये वो बयान है उनका जिसमें डीएमके के नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की बात की है। जयपालन के इस बयान को लेकर बीजेपी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मांग की है कि इन्हें तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए। ये भीड़ को उकसा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए उकसा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री, ये होता है जब हार से सामना होता है तो प्रधानमंत्री की मृत्यु कामना होता है। ये हार के सहारे तो मोदी को मारने के सहारे हो जाते हैं ये जब हारते हैं। ये डीएमके के नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान लेने की बात कर रहे हैं, उनकी हत्या की बात कर रहे हैं भीड़ में तमिलनाडु, और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या हो जानी चाहिए। साहब वो भीड़ को हत्या के लिए उकसा रहे हैं। आपको बता दें, ना तो स्टालिन ना डीएमके ने अभी तक जयपालन के खिलाफ कोई कार्रवाई की है, कोई बयान नहीं आया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि डीएमके खुद को गांधीवादी संगठन, शांति अहिंसा संविधान में विश्वास पैदा करने वाली पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन साहब डीएमके के मंच से खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए लोगों को उकसाना और डीएमके का कार्रवाई ना करना बताता है कि उसकी असली विचारधारा दरअसल क्या है। एक बार बयान अगर हम सुना सके, जो एक बार सुनाइए बयान, जो बयान है डीएमके के नेता हैं, इनको सुनिए, एक मिनट आप सुनिए। हमने हिंदी बबल इसलिए नीचे लिखा ताकि आप समझ पाए उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। साहब सुन लिया आपने, लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से भी आ रही है। वहां दरअसल बांग्लादेशियों में भगदड़ मच गई है। ये जो एसआईआर प्रक्रिया शुरू है, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने जिस हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया था ना, डेमोग्राफी मिशन, अब उसका असर दिख रहा है। एसआईआर पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए, देखिए वो तस्वीरें जो हैं, बॉर्डर के पास 400 500 लोग हैं, वापस वतन वापसी कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं एसआईआर क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। देखिए ये तस्वीरें, सबसे बड़ी वजह है कि इसलिए एसआईआर होना चाहिए, इसलिए शुद्धिकरण जरूरी है। प्रधानमंत्री ने भी डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया था ना 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर से, उस मिशन का खौफ। देखिए तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एसआईआर बंगाल में शुरू होता हुआ नजर आया और ये तस्वीरें आ गई। सारे घुसपैठिए अपने वतन वापस जाने बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए। कागज पूरे है नहीं, कागज तो दिखाने पड़ेंगे साहब। ये जो तस्वीरें हैं, ये बांग्लादेश से सटे बांग्लादेशी बॉर्डर पर सैकड़ों हजारों की तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों का ये जमावड़ा लगने लगा है। बंगाल में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए अब पकड़े जाने लगे हैं। ये सारे लोग आपको जो नजर आ रहे हैं, इनके कागज नहीं है, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। ये पहचान छिपाकर, पहचान उजागर होने के डर से अब इनको वापस जाना पड़ रहा है। और ये सारे लोग वोट डालते, आप सोच कर देखिए,
ये सारे बांग्लादेशी भारत के चुनाव में विदेशी वोट डालते। इन घुसपैठियों में से हमने हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद थे, कोई बता रहा है कोई 10 साल से बंगाल में रह रहा था, कोई 15 साल से बंगाल में कुंडली मारकर बैठा हुआ था, बांग्लादेशी घुसपैठिया। और शुद्धिकरण के डर से घुसपैठियों में अब भगदड़ मच गई है। ये बंगाल से सटे बांग्लादेशी बॉर्डर पर सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए बांग्लादेश वापस जाने का इंतजार करते नजर आए। वैसे आपको बता दें, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्पेसिफिकली ये बंगाल के स्वरूप नगर का हकीमपुर बॉर्डर है। हकीमपुर बॉर्डर, यहां पे जब हम वहां पर गए हमारी टीम न्यूज 18 इंडिया की, तो 500 बांग्लादेशी घुसपैठिए जो बंगाल में दशकों से अवैध रूप से रह रहे थे वो नजर आए। सबसे बड़ी बात यह है कि घुसपैठिए खुद कह रहे हैं कि वो एसआईआर के डर से भाग रहे हैं। अब आप सोच कर देखिए, ममता बनर्जी कहती हैं एसआईआर नहीं होने दिया जाएगा, शुद्धिकरण नहीं होने दिया जाएगा, उनके तो बयान आते हैं कि कोई हाथ लगाकर दिखाए इन लोगों को। लेकिन अब ये लोग खुद छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए जरूरी था ये लोग बंगाल के चुनाव में वोट डालते। सोचिए ऐसे ही बिहार में भी कई थे, कई भाग गए होंगे, कई कट लिए होंगे, क्योंकि अब कागज दिखाए जा रहे थे। 62-65 लाख नाम इसलिए कटे हैं। कल 300 से ज्यादा बांग्लादेशी इसी बॉर्डर पर जमा हुए थे और इस दौरान हमने न्यूज 18 इंडिया ने हमने कई बांग्लादेशी घुसपैठियों से बात की। इसमें से एक हमको मिले शाहिदुल मलिक। वो कह रहे हैं कि वो हावड़ा के डोमजुर में रहती थी और छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालती थी। एक और घुसपैठिया मोमिना बेगम, इन्होंने बताया कि वो 15 साल पहले वो भारत में आई थी और 15 साल से हैं और वो कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में रहती थी। अब वो एसआईआर की वजह से वापस बांग्लादेश जा रही हैं। यानी बंगाल में एसआईआर क्यों जरूरी है, ये तस्वीरें खुद बंगाल से आ रही हैं। वैसे तो पूरे देश में होना चाहिए एसआईआर शुद्धिकरण। घुसपैठिए भाग रहे हैं। अब आप सोच कर देखिए, पीएम मोदी के हाई पावर डेमोग्राफी मिशन के ऐलान का खौफ ममता बनर्जी के उस आश्वासन पर भारी पड़ रहा है जिसमें ममता कह चुकी हैं कि नहीं होने दिया जाएगा एसआईआर। वो तो उनके नेता तो यहां तक कह चुके हैं कि कोई हाथ लगाकर दिखाए इन लोगों को। अब बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात पर भरोसा नहीं रहा। इसलिए ऐसा करिए, हम जब वहां पर पहुंचे हमने कुछ लोगों से बात की, उनको सुनिएगा आप। এখানে ভারতে কোথায় থাকতেন? ভারতে আমি থাকতাম হাওড়া জেলা ডোমজুর থানা। ডোমজুর থানা। হ্যাঁ। কি করতেন ওখানে? ওই দিন মজুরি করতাম, এই কাটামোর কাজ, ঘর ভাঙা, বনের কাটাই সব। দেশে ফিরে চলে যাচ্ছেন? হ্যাঁ, দেশে চলে যাচ্ছি। কারণ কি? কারণ কি এসআইআর হচ্ছে, থাকতে পারবো না, আমরা বিদেশি পেটের জ্বালায় আইছি, মজবুরি পড়ে ওই জন্য চলে যাচ্ছে। ওই জন্য চলে যাচ্ছি। আপনার নাম? আমার নাম শহীদুল শহীদুল কি? মল্লিক। चलिए, घुसपैठियों के बाद बात आतंकवादियों की करेंगे। आतंक की पाठशाला अल फलाह पर क्या लगेगा बड़ा सा ताला? बड़ा एक्शन हुआ आज इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ। अब बात इसकी। जो भी इस आतंकवादी घटना में संलिप्त है वो अगर पाताल में भी छिपा है, जैसा हमारे माननीय गृह मंत्री ने कहा, तो उसको पाताल से भी खोद कर लाया जाएगा। जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर मेंबर रहे जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2-3 दिन पहले भी कोई 3-4 डॉक्टर अरेस्ट हुए थे, बड़ा हंगामा हुआ, फिर शायद खबर आई कि उनको छोड़ दिया, कोई सबूत नहीं था। तो एनआईए की या इसकी ईडी की इनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन चलने दीजिए। 25 लोकेशन पर जब सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, उसी दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया। Naturally, administration should take appropriate action. I hope they will take administrative action. आपको बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं साहब, जिसके बाद न सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि वहां पढ़ने वाले सैकड़ों छात्रों का भविष्य खतरे में आ चुका है। ये ऐसी पाठशाला जहां की लैब से आतंकी बनाए जा रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि कभी भी अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ा सा ताला लग सकता है, क्योंकि एक तरफ एजेंसीज
यूनिवर्सिटी के आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल की जांच में जुटी हुई है। ये 2 तस्वीरें आपकी जानकारी के लिए। 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। 100। 5 राज्यों की क्राइम ब्रांच, 3 राज्यों की एटीएस इस आतंकी नेटवर्क को डिकोड कर रही है। वहीं आज की बहुत बड़ी खबर, इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, फाउंडर चेयरमैन गिरफ्तार किए गए। जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में। अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चेयरमैन, नाम जवाद अहमद सिद्दीकी, आपके सामने अरेस्ट हो चुके हैं। 415 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत गंभीर आरोप हैं, जिसके बाद जांच एजेंसियां इस जांच में जुट गई है कि कहीं अल फलाह का फंड, इसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों या वहां तो डाइवर्ट नहीं हो रहा था ये फंड। क्या यूनिवर्सिटी की आड़ में आतंकवादियों की मदद की जा रही थी? लैब से आतंकी जितने डॉक्टर पकड़े गए सबका अल फलाह से कनेक्शन, जहां जिसकी नौकरी गई कश्मीर से उसको यहां नौकरी मिल गई। क्या शेल कंपनियों के जरिए आतंकवादियों की मदद की साजिश रची गई? ये सारे सवाल, इन सारे सवालों के जवाब जांच एजेंसियां ढूंढने की कोशिश कर रही है। साहब, इन तमाम सवालों के जवाब अभी मिलना बाकी है, लेकिन ईडी की अब तक की जांच में साफ हो चुका है कि ये अल फलाह के जो चेयरमैन है जवाद अहमद सिद्दीकी साहब, इन्होंने ना यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, उनसे झूठ बोला। ये ऊपर भी आप देखते रहिएगा, नजर रखिएगा, ये जितने डॉक्टर आपको ऊपर नजर आ रहे हैं ना, कट्टर, फहीम, शाहीन, मुजम्मिल, आदिल, उमर, परवेज अंसारी, आरिफ, फारूक, फहीम, मैं कह रहा हूं साहब, देश भर में जहां जहां जितने जितने सो कॉल्ड कट्टर डॉक्टर संदिग्ध आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए जा रहे हैं, सबका कनेक्शन अल फलाह से, सबका, लगभग सबका कनेक्शन। बेईमानी से 400 करोड़ रुपए की रकम भी इकट्ठा की, यह भी आरोप है कि छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ धोखाधड़ी करके पैसे कमाए और इस फंड को शेल कंपनियों के जरिए अपने परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर किया। ईडी के सोर्सेस क्या कह रहे हैं, अब सुनिए, आपका दिमाग घूम जाएगा। ईडी के सोर्सेस का दावा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने छात्रों को आकर्षित करने के लिए साफ एनएएसी और यूजीसी मान्यता के झूठे दावे कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर यह दावा किया कि उसे एनएएसी से एक्रीडिशन मिला हुआ है। एनएएसी से एक्रीडिशन, कोई नहीं एक्रीडिशन मिला हुआ, कोई एक्रीडिशन नहीं है। एनएएसी, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल, कोई एक्रीडिशन नहीं है। अब इस संबंध में अल फलाह को एनएएसी ने नोटिस भेज दिया है, पूछा है कि ना तो अल फलाह को एनएएसी से कोई एक्रीडिशन है, ना ही उसके लिए कोई आवेदन किया है। वहीं इस सो कॉल्ड आतंकी पाठशाला, वो यूनिवर्सिटी जहां से आतंकी बनकर निकल रहे कितने सारे, 2, 3, 4, 5, 7, इस यूनिवर्सिटी ने एक और झूठ बोला कि साहब उसे यूजीसी के तहत से 12B, ये देखिए पढ़िए, मान्यता मिली है, वो सरकारी ग्रांट ले सकती है। जबकि साहब यूजीसी ने स्पष्ट किया कि यूनिवर्सिटी सिर्फ धारा 2F में रजिस्टर्ड स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मान्यता नहीं है। 12B के तहत कोई मान्यता नहीं है। सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। ईडी के मुताबिक इन फेक दावों और झूठी विश्वसनीयता के दम पर हजारों छात्रों और अभिभावकों से एक तो मोटी मोटी फीस वसूली गई, और हमें नहीं पता वो फंड कहां जा रहा था। ईडी अब इसकी भी जांच कर रही है। आप जानते हैं 7 सालों में 415 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। 415 करोड़, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी कि एक होता है कि अपराध से अर्जित आय की श्रेणी में क्या आती है, इसकी भी जांच होगी। प्रोसीड ऑफ क्राइम ईडी ने कल सुबह 5 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक, आप ये समझिए हो गया करीबन 16 साढ़े 16 घंटे, 16 साढ़े 16 घंटे तक अल फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े 25 ठिकानों पर रेड की। दिल्ली के जामिया नगर स्थित यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस पर भी छापेमारी की गई। 48 लाख रुपए कैश नकद, 48 लाख, कई डिजिटल डिवाइस और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। उसके बाद देर रात करीब 11 बजे जवाद अहमद सिद्दीकी, फाउंडर चेयरमैन, पकड़ लिया, अरेस्ट, पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। 13 दिन की रिमांड, ईडी की रिमांड, 13 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। वैसे एक चीज सुनिए, जो ऊपर ये तस्वीर है ना, मैं तो कह रहा हूं ये तो पकड़ में आए हैं। कितने होंगे जो पकड़ में आए नहीं गए होंगे, कई तो भाग रहे हैं इधर उधर, जहां जहां से पकड़े जा रहे हैं।
बड़ी बात क्या है जानते हैं? जवाद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस पर ताला लग गया है। ताला लग गया है। वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी से ऐसी भी तस्वीरें आ रही हैं जहां छात्र जो है वो यूनिवर्सिटी छोड़कर घर वापस जाने लगे हैं, घर वापस जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक बार फिर यह कहा है कि दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को पाताल से भी ढूंढ कर निकाला जाएगा, पाताल से भी ढूंढ कर निकाला जाएगा। और प्रधानमंत्री पहले स्पष्ट कर चुके हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी गुनाहगार जो भी इस आतंकवादी घटना में संलिप्त है, वो अगर पाताल में भी छिपा है, जैसा हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, तो उसको पाताल से भी खोद कर लाया जाएगा। Naturally, administration should take appropriate action. I hope they will take administrative action. साहब ये सब देख के ना लगता है कि ये रेड टेरर के बाद ना व्हाइट कॉलर टेरर ज्यादा खतरनाक है साहब हम सब के लिए। पता ही नहीं लगता है कौन सा आतंकी कौन सा क्या पहनकर बैठा है। ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म है। ये रेड टेरर पर तो अमित शाह चोट कर रहे हैं, हिडमा मार दिया। न जाने व्हाइट कॉलर वाले कितने हिडमा हमारे आपके बीच में घूम रहे हैं साहब। आप जानते हैं इस नेटवर्क के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि भविष्य में क्या ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। अच्छा, ये बहुत जरूरी है कि ये तो सब कुछ हो गया, पता लगा, डॉक्टर्स मिले, तब अब नजर पड़ी तो फिर कार्रवाई चल रही है। पहले कहां थे हमारी इंटेलिजेंस, पहले कहां थे ये सारी एजेंसियां? ये तो सब हो गया तब जागी ना। लेकिन साहब कोई और इस तरह की यूनिवर्सिटी में क्या किया जा सकता है कि वहां इस तरह की चीजों पर नजर रखी जा सके? देखिए, पहले कई तरह के सुझाव बार बार दिए जाते हैं कि और अल फलाह ना आए, और इस तरह की यूनिवर्सिटी ना आए, और इस तरह की यूनिवर्सिटी में आतंकी पाठशाला, सो कॉल्ड लैब जहां से आतंकी तैयार होते हैं, सब ना हो। कुछ सुझाव है। पहला यह दिया जाता है कि साहब किसी भी यूनिवर्सिटी या शिक्षण संस्थान में फंडिंग को लेकर बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फंडिंग, पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, बहुत ट्रांसपेरेंसी। सब किसी भी डोनेशन या फॉरेन फंडिंग की जानकारी सरकार को देना अनिवार्य कर देना चाहिए। दूसरा, यूनिवर्सिटी के कैंपस की ना निगरानी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं हॉस्टल, लैब, क्लिनिक में ना सीसीटीवी, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो। तीसरा, यूजीसी और राज्य सरकारें समय समय पर ना एक ऑडिट होता है, ऑडिट रेगुलर होना चाहिए, जांच हो, ऑडिट हो। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये ना कुछ एक कट्टरपंथ या संदिग्ध गतिविधि अगर दिखे कहीं पर भी किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो तुरंत रिपोर्ट करने की व्यवस्था बना दी जाए। वो होनी चाहिए व्यवस्था। और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर्स, शिक्षकों और अन्य कर्मचारी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, मस्ट है। कश्मीर से एलजी मनोज सिन्हा ने जिसको आतंकी संदिग्ध गतिविधियों में निकाला, उसको अल फलाह में नौकरी मिल गई। कश्मीर से जिसको निकाला संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियों में शामिल, उसको अल फलाह में नौकरी मिल गई। मैं इसलिए कह रहा हूं, यह पांचवा सुझाव है, कर्मचारियों का बैकग्राउंड चेक और इंटेलिजेंस वेरिफिकेशन ना मस्ट कर देना चाहिए, वरना कौन कहां कैसा तैयार हो रहा है कुछ नहीं पता लगेगा साहब। लेकिन आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल की जांच के दौरान एजेंसियों को कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। इस मॉड्यूल से जुड़े हर आतंकी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। अब सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूं। एक था मौलवी इरफान, ये ट्रेनिंग देता था ना, मौलवी इरफान अहमद। ये क्या था, ये शोपियां की मस्जिद में इस मौलवी को पढ़े लिखे नौजवानों को कट्टर बनाना होता था। इसकी जिम्मेदारी ये थी, ये कट्टरपंथी बनाने और जैश से जोड़ने का काम इसको सौंपा गया था। इसी ने डॉक्टर की डी कंपनी तैयार कर दी थी, नंबर एक। दूसरा दिखाइए, डॉक्टर शाहीन, जैश की टेरर क्वीन डॉक्टर शाहीन। सब लखनऊ की ये डॉक्टर शाहीन को आतंकी मॉड्यूल के लिए ना फंड इकट्ठा करना और गरीब लड़कियों को जैश के संगठन से जोड़ने का काम इसको दिया गया था। तीसरा, मोहम्मद आमिर, दिखाइए, ये कश्मीर का रहने वाला, इस आतंकवादी की क्या जिम्मेदारी थी, सबको पता था उसको क्या काम करना है। ये डॉक्टर मॉड्यूल के लिए लॉजिस्टिक्स मुहैया करवाना, मॉड्यूल के लिए i20 कार का इंतजाम इसी ने किया था। ये बहुत जरूरी है जानना, इसी ने गाड़ी इंतजाम की थी और कार खरीदने के लिए इसी ने पैसे डॉक्टर उमर को दिए थे। वो फिदाइन कट्टर डॉक्टर उमर जो बता रहा था कि सुसाइड बॉम्बिंग इस्लाम में मान्यता प्राप्त है, टेरर फंडिंग का हिस्सा था ये। सबसे इंपॉर्टेंट, भूल गए उसका नाम, मुजम्मिल की बात करिए साहब, डॉक्टर मुजम्मिल, वो कट्टर जिहादी कट्टर डॉक्टर, ये मॉड्यूल का सबसे अहम किरदार। इसने मौलवी इरफान के कहने पर
बाकी डॉक्टर को इस मॉड्यूल से जोड़ा, ये कड़ी का काम कर रहा था और रेडिकलाइजेशन का इसका काम था, जिसके टारगेट पर कौन थे? अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स भी थे। साहब स्टूडेंट्स भी भोले वाले, उन्हें कहां से पता लगेगा कौन सा डॉक्टर किस मंशा से उनको पढ़ा रहा है? वो मुन्ना भाई एमबीबीएस हमने देखी थी, ये जिन्ना भाई एमबीबीएस, ये है ना, ये सारे जिन्ना भाई एमबीबीएस, ये वहां पर एक चीन से कोई एमबीबीएस कर आया, कोई यहां से एमबीबीएस, सारे जिन्ना भाई एमबीबीएस वहां पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन्हीं का एक जिन्ना भाई एमबीबीएस डॉक्टर मुजम्मिल, इसकी जिम्मेदारी थी ब्लास्ट के लिए विस्फोटक का ट्रांसपोर्टेशन करना। डॉक्टर आदिल, ये वो शख्स है जिसकी गिरफ्तारी के बाद इस मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था। आदिल, इसे क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया था, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने सहारनपुर से पकड़ा और इसी की निशानदेही पर मिला था डॉक्टर मुजम्मिल, फिर शाहीन, फिर फरीदाबाद में वो मैंने आपको बताया था 2900 किलो विस्फोटक। और मॉड्यूल में डॉक्टर आदिल का काम था हथियारों का इंतजाम करना। और सबसे खतरनाक, सबका बाप फिदाइन डॉक्टर उमर, वो फिदाइन कमर में बेल्ट बांधकर उड़ने वाला मॉड्यूल का आत्मघाती, जिसने लाल किले पर कार ब्लास्ट को अंजाम दिया। वीडियो बना रहा था, ये मरने से पहले, उड़ने से पहले वीडियो बनाया इसने। मॉड्यूल में यही डॉक्टर था जिसे केमिकल की सबसे ज्यादा जानकारी थी। और अमोनियम नाइट्रेट से बम बनाने की ट्रेनिंग इसी ने ली थी। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है, पढ़ा लिखा डॉक्टर है, लेकिन कट्टरता की कोख से पैदा ये आतंकवादी। ठीक सुना आपने अबू आसिम आजमी जी, मैंने जुल्म की कोख नहीं बोला, मैंने कट्टरता की कोख से पैदा आतंकवादी बोला। और सुनिए, जसीर बिलाल वाणी उर्फ दानिश, ये दानिश जो था ये बेसिकली आतंकी मॉड्यूल का ना ये टेक्निकल पर्सन था, इस मॉड्यूल से जुड़ा था, इसको डॉक्टर उमर ने इससे जोड़ा था। जसीर बिलाल वाणी को इस मॉड्यूल ने अगली जो जिम्मेदारी थी वो थी ये जो रॉकेट वाला अटैक करना चाह रहे थे, ड्रोन अटैक, ड्रोन में विस्फोटक बांधकर रिमोट से ब्लास्ट करने की, ये टेक्निकल आदमी था। फिलहाल वानी ड्रोन बम बनाने में जुटा था और इसके बाद इसे मॉड्यूल के लिए रॉकेट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। एक और बड़ी खबर है, ये बड़ा दावा है, ये बड़ा खुलासा कहिए, दावा कहिए, यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज प्रताप सिंह के एक बयान को लेकर विवाद हुआ। आपको याद है, उन्होंने एक बयान दिया था कि जितने भी आतंकी निकलते हैं मदरसे मस्जिदों से निकलते हैं। वो तो कह रहे थे देश में कोई अल्पसंख्यक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने तो दावा कर दिया था कि एएमयू से 100 से ज्यादा आतंकवादी निकल चुके हैं, ये उनका दावा था। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, जिसके जवाब में अब आज की खबर है, कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने कहा कि संविधान में मुसलमानों को जो धार्मिक आजादी दी गई है उसे ये लोग रोकना चाहते हैं। ऐसा करिए, दोनों का बयान सुन लीजिए आप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े बड़े बुरहान बानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए, इसलिए इस यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए। और देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए, जैसे बाकी सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये लोग पढ़ें। ऐसे जाहिल लोगों की बातों का मैं जवाब नहीं देता हूं। इसके साथ ही अल फलाह यूनिवर्सिटी पर भी जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं, उस पर शिकंजा कसता जा रहा है। तो यूनिवर्सिटी को जो अभी तक की जो प्रक्रिया रही उसको आप क्या कहते हैं? नहीं, यूनिवर्सिटी के ऊपर आप शिकंजा क्यों कस रहे हैं? आप वो सारे इंस्टीट्यूशन क्यों बर्बाद करना चाहते हैं जहां से माइनॉरिटीज के बच्चे और खासतौर से मुसलमान के बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं? आप जांच करिए, लेकिन जांच के अंदर ऐसी स्थिति मत करिए कि आप उसको तबाह करने पर उतार हो जाएं। चलिए बात करेंगे राहुल गांधी की। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, वो दावा था, चिट्ठी बम फूट गया उन्हीं पर। बात अब इसकी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव नहीं जीतते हैं, वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। अरे वो कांग्रेस में मेजोरिटी लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एसआईआर करके पार्टी को डुबा दिया। ये कह रहे हैं कि राहुल जी ने एसआईआर में डुबो दिया। कौन से नेता भाई, हमें नाम बताओ ना, मैं भी जानूं। किसी किरण रिजिजू जी से तो ज्यादा मैं कांग्रेसियों को जानता हूं। चुनाव किस तरह से चोरी होते हैं उस पर बीजेपी के अधिकांश नेता क्या बोलते हैं, ये किरण रिजिजू जी इसलिए अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि उनके भी विचार कुछ ऐसे ही हैं। अब मेरा मुंह मत खुलवाइए। ये सरकार को खुश करने वाली बात है और इस तरह की पार्शियल व्यू रखना वो उचित नहीं है। हमारा पत्र लिखने का अभिप्राय केवल एक है कि हमारी जुडिशरी, हमारी फौज, हमारा इलेक्शन कमीशन, इसके ऊपर हमें 100% नहीं 200% विश्वास है। देखिए, भाजपा तो कुछ भी कहेगी, वरना 100 सीट लड़ो
और 90 जीत जाओ, ऐसा आज तक किसी चुनाव में नहीं हुआ। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। चिट्ठी बम, हाइड्रोजन बम नहीं, चिट्ठी बम। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के खिलाफ चुनाव आयोग को चोर कहने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस खुद कैसे सबसे बड़े सवालों के घेरे में आ गए, देखिए आपके साथ जो चल रहा है। राहुल गांधी का कथित हाइड्रोजन बम इंडिया गठबंधन पर गिर गया, इंडिया अलायंस पर। ये बताने से पहले आज की दो बड़ी राजनीतिक तस्वीरें आपको जल्दी से एक बार दिखा देते हैं। पहली तस्वीर आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा जन्म शताब्दी समारोह की है, जहां अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने प्रधानमंत्री के सम्मान में उनके पैर छुए। मोदी का सम्मान, राहुल पर सवाल। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लिया। हालांकि हो सकता है कि जया बच्चन जी को ये शायद तस्वीर पसंद आए ना आए, मुझे जानकारी नहीं है। और दूसरी तरफ वो तस्वीर एलओपी, जो हमारे सम्मानित लीडर ऑफ अपोजिशन, उनके खिलाफ देश की 272 सम्मानित और बड़ी हस्तियों ने ओपन लेटर लिख दिया है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए फटकार लगाई। ये क्या है? ये जहर भरी भाषा है, जहर भरी भाषा राहुल गांधी की। अब ये वो चिट्ठी आ गई जिन 272 हस्तियों ने राहुल गांधी को खुला खत लिखकर उन्हें फटकार लगाई है। इस चिट्ठी में सुनिएगा, 16 रिटायर्ड जजेस हैं जो अपने लोकतंत्र को लेकर चिंतित है। वो कह रहे हैं कि इन जैसे लोगों की वजह से ना लोकतंत्र खतरे में है, परिवार राहुल गांधी से लोकतंत्र खतरे में है। उसमें 16 रिटायर्ड जज हैं, 14 राजदूत हैं, 109 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के सिग्नेचर मौजूद हैं। 272 खुला खत। सारे रिटायर्ड जजेस और ब्यूरोक्रेट्स ने राहुल गांधी जी के नाम लिखे ओपन लेटर में आरोप लगाया, राहुल गांधी ईसी, सेना, न्यायपालिका, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर बिना सबूत गंभीर आरोप लगाकर राहुल गांधी लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। चुनाव आयोग भारत की चुनाव प्रणाली का सबसे अहम स्तंभ है, उस पर बार बार सवाल उठाने से जनता का भरोसा कमजोर होता है, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा है। राहुल गांधी यही कर रहे हैं। आप जानते हैं 272 हस्तियों ने संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार आरोप लगाने की कोशिश को देश हित के खिलाफ बताया। मैं क्या क्या इस चिट्ठी में मैं आपको एक बार सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं। लंबी सी चिट्ठी थी, हमने उसका कर्ज आपके सामने रख देते हैं। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि इस वक्त हमला लोकतंत्र पर हमला बंदूक के बल पर नहीं, जहर भरी भाषा से हो रहा है। अब राहुल की भाषा क्या जहर वाली परिभाषा, मुझे नहीं पता। ये इनका दावा है कि बंदूक के बल पर नहीं, जहर भरी भाषा से हो रहा है। दूसरा, सेना, न्यायपालिका, संसद के बाद चुनाव आयोग पर हमला एक खतरनाक ट्रेंड है, जिसमें चुनावी हार को छिपाने के लिए संस्थाओं की साख पर हमले किए जा रहे हैं। ईसी को बीजेपी की बी टीम कहना। तीसरा, चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाना और फिर वो बी टीम कहना। यह संस्थागत संकट की आड़ में राजनीतिक हताशा को छिपाने की कोशिश है। चौथा, राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, अधिकारियों को धमकाया, देख लेने की बात कही, लेकिन आधिकारिक शिकायत नहीं की। राहुल गांधी ने शिकायत नहीं की, यह बताता है कि राजनीतिक नाराजगी है। पांचवा, साहब जब विपक्ष जीतता है तब कोई आरोप नहीं लगता, लेकिन हार मिलते ही आयोग को दोषी ठहराना शुरू हो जाता है। यह खतरनाक है, यह पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है, राजनीतिक अवसरवाद है। उदाहरण दिए गए टीएन शेषन और एन गोपालास्वामी जी जैसे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने आयोग को मजबूत और निष्पक्ष संस्था बनाया। राहुल गांधी उस पर जो हमले कर रहे हैं ना, वो लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। सातवां, चिट्ठी में लिखा है, लोकतंत्र हमारी संस्थापक पीढ़ी द्वारा निर्मित संस्थानों पर टिका है और इन संस्थानों को राजनीतिक पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करना डेंजरस है। अब साहब राहुल गांधी के लिए खुला पत्र लिखने वाले 272 प्रमुख लोगों में से एक पूर्व आईपीएस विक्रम सिंह ने कहा है कि घुसपैठियों को निकालने की प्रक्रिया में चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश और धमकाना बहुत खतरनाक है, गलत है, घटिया है, गैर जिम्मेदाराना है। आपको याद है ना राहुल गांधी की तरफ से जो धमकाने वाली बात की गई थी कि नौकरी जब चली जाएगी तब भी उनका पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा यह बहुत ही घटिया है, गलत है, गैर जिम्मेदाराना है। सुनिए। बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों ने, आर्मी पुलिस वेटरन्स ने, रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स ने, जजेस ने और जो समाज और देश के लिए
बहुत गंभीर और उसकी देश की सेवा के लिए समर्पित है, उन्होंने पत्र लिखा है। हमें घोर आपत्ति है कि जो हमारे यहाँ घुसपैठियों को निकाले जाने की प्रक्रिया हो रही है उसमें हमारे इलेक्शन कमीशन को घेरने की कोशिश की जा रही है नाजायज तौर तरीके से, और घेरने के साथ साथ धमकाने की भी कोशिश की जा रही है कि रिटायरमेंट के बाद आपका पीछा किया जाएगा। ये एक अभूतपूर्व घटना है। इस प्रकार कभी किसी राजनीतिक दल ने हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ देश के 272 बुद्धिजीवियों की चिट्ठी पर कांग्रेस बुरी तरह से तिल मिला गई है साहब, क्योंकि इन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन लोकतंत्र को असल खतरा है परिवार, गांधी परिवार से। चिट्ठी लिखने वाले इन अफसरों को कांग्रेस कह रही है तो गद्दार लोग हैं, बिके हुए हैं, बेशर्म हैं, कायर हैं, गालियां देनी शुरू हो चुकी हैं। बल्कि पूर्व जज हैं, इसमें कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, सम्मानित लोग हैं। कांग्रेस का कहना है साहब कि मोदी सरकार 272 नौकरशाहों, ब्यूरोक्रेट्स और पूर्व जजेस को अपने पीआर एजेंट की तरह इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी का कहना है कि साहब कांग्रेस बुद्धिजीवियों को गाली देती है और बारूदी बुद्धिजीवियों का सम्मान करती है। ये सरकार को खुश करने वाली बात है। कायदे से जिसकी जो भी लोग हैं वो इस बात को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इस तरह की पार्शियल व्यू रखना वो उचित नहीं है। राहुल गांधी एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, और जिस प्रकार से उन्होंने एक प्रकार की सुपारी ली है भारत के संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ, वो केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाकर भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात करते हैं। उनकी दादी माँ ने इमरजेंसी लगाई थी, संवैधानिक संस्थाओं को कुचला। अब पोता जी भी वही करते हैं, जब चुनाव जीतते तब चुनाव आयोग ठीक, वरना चुनाव आयोग गलत। अगर कोर्ट केस जीते तो जुडिशरी ठीक, वरना जुडिशरी गलत। उधर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के लिए बुरी खबर यह है कि जिस वोटर लिस्ट शुद्धिकरण अभियान से उनके पेट में दर्द पड़ा था साहब, वो और बढ़ने वाला है, क्योंकि बिहार में फर्जी वोटर्स का नाम डिलीट करने के बाद अब देश के 12 राज्यों में शुद्धिकरण अभियान शुरू हो जाएगा, बल्कि हो चुका है देश के 12 राज्यों में। अब इसका नतीजा क्या है कि खुद को बंगाल में सुरक्षित मानने वाले सैकड़ों घुसपैठिए बांग्लादेश भागते नजर आ रहे हैं। एसआईआर की वजह से घुसपैठिए देश छोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है साहब। दूसरी ओर कांग्रेस समेत खंड खंड हो चुके इंडिया अलायंस में शामिल कई दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर का विरोध का ऐलान कर दिया है। कई लोगों ने ऐलान कर दिया है। रामलीला मैदान में महारैली होगी, एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है केरल सरकार। रामलीला मैदान में बड़ी रैली, राहुल गांधी 12 राज्यों में शुरू एसआईआर के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए बैठक कर चुके हैं। उधर तमिलनाडु में कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ सिग्नेचर अभियान चला रही है, नीचे की तरफ उस तरफ पढ़िए। केरल की लेफ्ट सरकार एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। केरल, राहुल गांधी, तमिलनाडु और बंगाल में ममता बनर्जी ने एसआईआर की प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की है, तुरंत रोकने की। उन्होंने तो बड़ा दावा कर दिया साहब, ममता बनर्जी ने दावा किया कि बंगाल में एसआईआर शुरू होने के बाद से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। एसआईआर प्रक्रिया, 28 लोगों की मौत। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, क्या लिखा उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर, सुनिए। उन्होंने लिखा कि बेहद सदमे और दुख की बात है, आज फिर हमने जलपाईगुड़ी के माल में एक बूथ लेवल ऑफिसर को खो दिया। श्रीमती शांति मुनि एक्का, एक आदिवासी महिला, एक आंगनबाड़ी वर्कर, जिन्होंने एसआईआर के असहनीय दबाव में अपनी जान ले ली। आज एसआईआर शुरू होने के बाद से ममता बनर्जी का दावा है 28 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 28 लोग। कुछ डर और अनिश्चितता के कारण, अन्य तनाव और अधिक काम के बोझ के कारण एक प्रक्रिया जो पहले 3 साल में पूरी होती थी, अब राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए चुनाव से ठीक पहले 2 महीने में पूरी की जा रही है, जिसमें बीएलओ पर बहुत दबाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 28 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने आग्रह किया कि वो इसे तुरंत रोक दें, एसआईआर की प्रक्रिया को तुरंत रोक दिया जाए। अब सुनिए, बीजेपी ने बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिख दी है। आरोप लगा दिया कि टीएमसी के नेता कार्यकर्ता दरअसल बीएलओ को अपने कंट्रोल वाले कम्युनिटी हॉल में बुलाकर ना उन पर दबाव बना रहे हैं, अवैध तरीके से मनमाना एसआईआर करवा रहे हैं, जिस पर तुरंत रोक लगाई जाए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि एसआईआर में बीएलओ घर घर जाकर सर्वे करता है, लेकिन बंगाल में बीएलओ को टीएमसी के कब्जे वाले कम्युनिटी सेंटर्स में बुलाया जा रहा है, वहां प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। बीजेपी ने 4 मांगे की हैं, 4। नंबर 1, सभी राजनीतिक जगहों पर एसआईआर कैंप को तुरंत बंद कर दिया जाए। ये जो पॉलिटिकल ऑफिसेज में अगर खोल दिए गए हैं उसको बंद कर दिया जाए। दूसरा, उन बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो टीएमसी नियंत्रित जगहों पर काम कर रहे हैं। तीसरा,
ईसी के नियम के मुताबिक केवल घर घर जाकर सत्यापन कराया जाना चाहिए, घर घर जाकर सत्यापन होना चाहिए। नंबर 4, संवेदनशील इलाकों में निष्पक्ष बीएलओ तैनात किए जाएं। कौन क्या कह रहा है, सुनिए। ऐसा माहौल है और एसआईआर के जरिए 65 लाख वोटों का बिहार में डिलीशन हुआ, डिलीट किया गया और ज़्यादातर वैसे लोगों को किया गया जो एक तरह से महागठबंधन के सिंपैथाइजर थे या समर्थक थे। सब भारतीय उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों नहीं है? एक आधार कार्ड बना लेने से, एक पैन कार्ड बना लेने से, एक फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनाने से कोई भी भारतीय बन जाएगा। गुलशन का बना कैसे? उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का व्यवस्था किसने किया? उसमें पानी पहुंचाने का व्यवस्था किसने किया? किसने बोटानिकल गार्डन में का भीतर मस्जिद बनाया? कैसे? और देखिए, वोट चोरी का दावा करते करते कांग्रेस में कैसे वोट चोरी हो गई है, बात शशि थरूर की करेंगे। फिर से ये कहना शुरू किया है, भाजपा मोदी हमेशा 24/7 इलेक्शन बोर्ड में ही रहते हैं। मुझे तो बहुत ही निम्न स्तरीय स्पीच लगी। वहां पर भी जाकर वो कांग्रेस को कोस रहे। प्रधानमंत्री सोते जागते उठते बैठते सिर्फ कांग्रेस के बारे में सोचते और परिवार हित के ऊपर राष्ट्र हित को रखता है या राष्ट्रीय जो है एकता के विषयों को रखता है, तो कांग्रेस पार्टी ऐसे व्यक्ति को गालियां देना शुरू कर देती है। जीतने के लिए इलेक्शन मोड नहीं, 2400 घंटे इलेक्शन मोड में रहना जरूरी होता है। इमोशनल मोड में रहना जरूरी होता है, इलेक्शन मोड में नहीं। और अगर आप कांग्रेस में हैं तो आप आर्थिक व्यवस्था में उन हर चीजों पर विश्वास करते हैं जिसके साथ आज की वर्तमान बीजेपी की मोदी की सरकार नहीं खड़ी। जब मन के भीतर एक बेचैनी सी रहती है कि 1 मिनट भी गंवाना नहीं है। साहब, कांग्रेस बहुत भड़की हुई है शशि थरूर पर, बहुत भड़की हुई है। बार बार लक्ष्मण रेखा पार कर जाते हैं साहब। वोट चोरी चिल्लाते चिल्लाते कांग्रेस में वोट चोरी हो गई, बिहार में हार हो गई। इंडिया गठबंधन के सभी दल करीब करीब कांग्रेस से हाथ छुड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस में बार बार कह रहा हूं वोट चोरी हो गई है। ईवीएम हैक का आरोप लगा चुकी कांग्रेस से शशि थरूर ही हैक होते नजर आ रहे हैं। फिर मोदी की तारीफ कर दी, जिसके बाद थरूर को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। लेकिन इस बार थरूर ने मोदी की तारीफ क्यों की और कांग्रेस उन पर क्यों भड़की हुई है, ये समझ जाने से पहले आपको कल के वीडियो का ना एक फ्रेम को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। चल रहा है ये तस्वीर रामनाथ गोयनका लेक्चर का की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुख वक्ता थे। कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के साथ ही देश के कई विशिष्ट लोग इसमें शामिल हुए। इन विशिष्ट लोगों में मोदी के भाषण पर तालियां बजाने वाले एक विशिष्ट व्यक्ति शशि थरूर भी थे साहब। जाहिर है प्रधानमंत्री की बातों से हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है, फिर चाहे वो विरोधी हो, दूसरे दल का हो, वो खुलकर कह नहीं पाता है। शायद थरूर ने तालियां बजाई, कांग्रेस को अच्छी नहीं लगी। कांग्रेस को इससे भी ज्यादा बुरा लगा कि थरूर ने सिर्फ ताली नहीं बजाई, बल्कि अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री के स्पीच की तारीफ कर दी। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कुछ नहीं था, बेकार बोला। शशि थरूर ने अपने पोस्ट में क्या लिखा सुनिए। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री ने भारत के विकास के लिए हमारी रचनात्मक बेचैनी का जिक्र किया और कहा कि अब समय है उपनिवेशकालीन मानसिकता से पूरी तरह से बाहर निकलने का। प्रधानमंत्री ने शानदार उद्बोधन, शानदार भाषण दिया। उन्होंने कहा कि पीएम ने जोर देकर कहा, कोट अनकोट शशि थरूर, कोट, भारत अब सिर्फ उभरता बाजार नहीं बल्कि दुनिया के लिए इमर्जिंग मॉडल बन रहा है, एक मजबूत लचीली अर्थव्यवस्था के तौर पर। उन्होंने भी कहा कि लोग उन पर हमेशा इलेक्शन मोड में रहने का आरोप लगाते हैं, बल्कि वो तो इमोशनल मोड में रहते हैं। ये कोई और नहीं कह रहा है, कांग्रेस, शशि थरूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए मोदी इमोशनल मोड में रहते हैं, शशि थरूर साहब। इस लंबे से पोस्ट में प्रधानमंत्री की तारीफ में बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, और अपनी पोस्ट को खत्म करते हुए उन्होंने क्या लिखा एक बार मैं वो भी आपको बता देता हूं। लंबा सा पोस्ट था, निचोड़ बता रहा हूं। एंड में उन्होंने लिखा, कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी का संबोधन आर्थिक दृष्टिकोण
भी था और सांस्कृतिक आह्वान भी था। एक अपील कि भारत प्रगति के लिए बेचैन रहे। तेज बुखार खांसी के बावजूद कार्यक्रम में शामिल होकर अच्छा लगा। अच्छा, तबीयत खराब शशि थरूर की, वो कह रहे हैं तेज बुखार खांसी, फिर भी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए वो। अब आप सोचिए, दरअसल थरूर पर कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी की एक बड़ी वजह यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस स्पीच को खुले से तारीफ कर रहे हैं, उस स्पीच में प्रधानमंत्री ने कई बार शशि थरूर तालियां बजा रहे हैं। मोदी जी कांग्रेस की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मौजूदा कांग्रेस मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है। मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस। कांग्रेस नेताओं के रिएक्शन से पहले आप एक बार सुनिए इस स्पीच में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए, फिर कांग्रेस क्यों चिड़ी हुई है, क्या कह रही है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन कांग्रेस में ये उतना ही सक्रिय होता जा रहा है। आप भी जानते हैं, बीते 5 दशकों तक देश का करीब करीब हर बड़ा राज्य माओवादी आतंक की चपेट में रहा। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य था कि कांग्रेस भारत के संविधान को नकारने वाले माओवादी आतंक को पालती पोसती रही और सिर्फ दूर दराज के क्षेत्रों में, जंगलों में ही नहीं, कांग्रेस ने शहरों में भी नक्सलवाद की जड़ों को खाद पानी दिया। कांग्रेस ने बड़ी बड़ी संस्थाओं में अर्बन नक्सलियों को स्थापित किया। साथियों, 10-15 साल पहले कांग्रेस में जो अर्बन नक्सली माओवादी पैर जमा चुके थे, वो अब कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस एमएमसी बना चुके हैं। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस अपने स्वार्थ में देश हित को तिलांजलि दे चुकी है। आज की मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस देश की एकता के सामने बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। बिहार चुनाव जीतने के बाद कुछ लोगों ने, मीडिया के कुछ मोदी प्रेमियों ने फिर से ये कहना शुरू किया है, भाजपा मोदी हमेशा 24/7 इलेक्शन बोर्ड में ही रहते हैं। अच्छा, ये कोई पहली बार तो है नहीं। शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। वो तो दीवाने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। कांग्रेस कहती है लक्ष्मण रेखा, बार-बार लक्ष्मण रेखा लांघी साहब। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस सवाल पूछ रही थी। थरूर ने न सिर्फ प्रशंसा की बल्कि ऑपरेशन सिंदूर को सटीक ऑपरेशन बता दिया। कांग्रेस कह रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर बेकार का, अधूरी कार्रवाई, अस्पष्ट कार्रवाई। इन्होंने बता दिया साहब सटीक ऑपरेशन। कांग्रेस जी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाती थी, थरूर ने उसको भी शानदार कार्रवाई बताते हुए इसे भारत की नई नीति बता दिया, नए भारत की नई कार्रवाई। इससे पहले सबसे जरूरी, शशि थरूर ने 1975 की इमरजेंसी को देश का डार्क चैप्टर बताते हुए लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बताया था, जिसने भी कांग्रेस को असहज कर दिया। साहब मुझे वो भी याद है, शशि थरूर ने वंशवाद पर नेहरू गांधी परिवार का जिक्र करते हुए इसे राजनीति का फैमिली बिजनेस भी एक तरीके से वो बता चुके हैं। बजट कैसे होना चाहिए, किन लोगों के हाथ में पूरी आर्थिक व्यवस्था चलनी चाहिए, देश के साधन संसाधन किस के लिए उनका इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें अगर आप कांग्रेस की विचारधारा में नहीं विश्वास करते हैं और उसके विपरीत खड़े हुए किसी की तारीफ करते हैं, तारीफ करना आपका अधिकार है, पर मुझे लगता है उस पार्टी में रहना आपके लिए कम से कम उचित नहीं होगा। जब भी कोई राष्ट्र हित की बात करता है, कोई पार्टी के हित की बात करता है, परिवार के हित की नहीं करता और परिवार हित के ऊपर राष्ट्र हित को रखता है या राष्ट्रीय जो है एकता के विषयों को रखता है, तो कांग्रेस पार्टी ऐसे व्यक्ति को गालियां देना शुरू कर देती है और अपनी असहिष्णुता दिखाती है। और आज की एक रिपोर्ट आपको दिखाना जरूरी है कि किस तरह से अल-फलाह से जुड़े आतंकी हनी ट्रैप की साजिश भी रच रहे थे। अब बात इसकी। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में हनी ट्रैप एंगल। डॉक्टर आदिल के फोन में मिले साजिश के फोटो। हर मोड़ पर फिदाइन बनाने की तैयारी।
फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार आरोपी आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद डार के मोबाइल फोन से साजिश की नई फोटो सामने आई हैं। डॉक्टर आदिल अहमद डार के मोबाइल फोन से कई कश्मीरी लड़कियों के फोटोग्राफ मिले हैं। आशंका है कि आदिल दूसरे डॉक्टरों और कुछ लोगों को हनी ट्रैप करने की तैयारी कर रहा था। जांच के दौरान डॉक्टर आदिल के मोबाइल फोन से अनेक कश्मीरी लड़कियों के फोटोग्राफ मिले हैं। ऐसे में जांच एजेंसी को शक है कि कहीं वो किसी और डॉक्टर या फिर अन्य लोगों को हनी ट्रैप करने के फिराक में तो नहीं था। तो जांच एजेंसी फिलहाल इस मामले में भी लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जितने भी कॉन्टैक्ट्स डिटेल डॉक्टर आदिल के मोबाइल फोन से मिले हैं उन सभी लोगों से पूछताछ हो रही है। दिल्ली धमाका और फरीदाबाद मॉड्यूल की जांच से आतंकी साजिश की कई परतें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि आतंक की फैक्ट्री लगाने के लिए डॉक्टर आदिल अहमद डार सहारनपुर शहर के बाहरी इलाकों में जमीन की तलाश कर रहा था और दावा है कि अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए कई लोगों को हनी ट्रैप करने में जुटा था। डॉक्टर आदिल यूपी के सहारनपुर के मेडिकेयर अस्पताल में काम करता था। दिल्ली धमाके से 4 दिन पहले 6 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूपी एटीएस की मदद से उसे गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हुई। डॉक्टर शाहीन और उसका भाई परवेज फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के एक अहम किरदार हैं। लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग में काम करने वाले एक डॉक्टर से यूपी एटीएस अधिकारियों ने फोन कर पूछताछ की है। दरअसल डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के कॉन्टैक्ट में जो